गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल के जीके कुछ कार्यक्रम में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। चलिए और बताइए, शाम का समय है और जल्दी से शुरू करते हैं इस क्लास को। और ये सभी क्लासें महत्वपूर्ण है। चलिए, इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया था? इल्तुतमिश, बलबन, ऐबक या फिर रजिया सुल्तान? प्रश्न आपके सामने ये है प्यारे अभ्यर्थियों, जो कि आरआरबी एएलपी 2014 में पूछा गया कि एकता प्रणाली को संस्थागत रूप से किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने क्या किया था? लागू किया था। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो देखिए, इसका सही उत्तर है आपका इल्तुतमिश। क्या है? इल्तुतमिश, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो देखिए, इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली 2026 ईस्वी में शुरू की। एकता की बात करें, एकता होता क्या था? तो देखिए, एकता जो है ये एक भूखंड हुआ करता था, यानी जमीन का एक भाग हुआ करता था, जिसके नियंत्रणकर्ता को वली या मुफ्ती कहा जाता था। ठीक है, इक्तेदार का जो पद होता था ये वंशानुगत न होकर के समय समय पे स्थानांतरित हुआ करता था, जो इसे नौकरशाही का एक रूप दिया करता था। भाई, वंशानुगत न होकर के एकता प्रणाली का जो पद है, इक्तेदार का जो पद है वो स्थानांतरित हो रहा, वंशानुगत नहीं हो रहा। तो ये क्या था कि एक नौकरशाही का एक रूप यहाँ से देखने को मिलता है दिल्ली सल्तनत में। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न पर आ जाए। और अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को शस्त्र की तरह प्रयोग किया था? आरआरबी जेईई 2015 में पूछा गया। अहमदाबाद मिल, रॉलेट सत्याग्रह, स्वदेशी आंदोलन या फिर आपका चंपारण? क्लियर है? और यहाँ पे प्यारे अभ्यर्थियों अगर देखिए बात करें कि किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी, तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों, अहमदाबाद। क्या होगा? अहमदाबाद आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी यहाँ भी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब बात करें गांधी जी के भूख हड़ताल की, तो देखिए अहमदाबाद का जो मिल मजदूर आंदोलन हुआ, ये मिल मजदूर और उनके मालिकों के बीच में हुआ था 1918 में। यहाँ पे क्या हुआ था कि प्लेग, उस समय प्लेग महामारी फैली हुई थी, तो प्लेग के बोनस को लेकर के मजदूरों ने प्लेग के बोनस की मांग की कि भैया जो प्लेग महामारी थी इसका बोनस मिलना चाहिए। मालिकों का कहना था कि नहीं, बोनस नहीं दिया जाएगा। अच्छा, मजदूरों ने कहा कि यदि आप प्लेग का बोनस नहीं देते हो, बोनस समाप्त कर देते हो, तो बोनस समाप्त होने के एवज में मजदूरों ने क्या कहा कि 50% हमारी मजदूरी में वृद्धि कर दी जाए। अब यहाँ पे मालिकों ने कहा कि नहीं, बिल्कुल वृद्धि नहीं करेंगे, 20% वृद्धि करेंगे। मजदूर 50% कह रहे थे। तब यहाँ पे गांधी जी ने अपना समर्थन दिया इस आंदोलन को। चंपारण के बाद उनका बहुत अच्छा एक जो है तो आंदोलन था, सत्याग्रह था गांधी जी का। और गांधी जी ने इस आंदोलन में, यानी कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में, सत्याग्रह में क्या किया कि भूख हड़ताल को अब एक शस्त्र के रूप में प्रयोग किया। गांधी जी ने यहाँ पे भूख हड़ताल की, अतः गांधी जी की मांगें मानी गई और उन्होंने प्लेग बोनस, उस बोनस को क्या किया कि 35% बोनस देने का समर्थन करवा लिया। क्लियर है? अगले प्रश्न पर आ जाए। और अगला प्रश्न है कि भारत में इनमें से किस बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया? एनटीपीसी 2021 में पूछा गया। मार्मगांव, कांडला, तूतीकोरिन या फिर कोच्चि? किस बंदरगाह का नाम बदल करके दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया था? और यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा कांडला, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। बात करें कांडला बंदरगाह की, तो कांडला जो बंदरगाह है ये आपके गुजरात राज्य के कच्छ की खाड़ी में स्थित है और देश के जितने भी सबसे बड़े बंदरगाह हैं उन सभी बड़े बंदरगाहों में से एक है आपका, जिसका निर्माण कार्य 1950 में किया गया था। 4 अक्टूबर 2017 को माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में इस कांडला बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह नाम कर दिया गया आपके इस कांडला बंदरगाह का। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न पर आ जाओ। और अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी 1860 का मसौदा तैयार करने वाले आयोग के अध्यक्ष कौन थे? CHSL 2021 में पूछा गया। करजन, हॉर्डिंग, लिनलिथिगो या फिर मैकाले? कौन थे जिन्होंने आईपीसी 1860 के आयोग के दौरान अध्यक्षता की थी? और यहाँ पे सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे सही उत्तर होता है आपका आईपीसी 1860 में जो भारतीय दंड संहिता के मसौदा तैयार करने के लिए जो आयोग बना था, उस आयोग के अध्यक्ष थे आपके मैकाले। ठीक है, तो ये मैकाले महोदय हैं। ठीक है,
तो मैकाले महोदय ने इस आयोग की अध्यक्षता की थी। बात करें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी आईपीसी को लागू किया गया है, ठीक है, यानी कि वहाँ भी ये आईपीसी सिस्टम ही चलता है। आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में 22 भाग हैं, 511 धाराएं हैं। आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में 22 भाग हैं और 511 धाराएं हैं। और अब तक की बात करें तो देखिए 77 से भी अधिक इसमें संशोधन हो चुके हैं। अभी तक आईपीसी में 77 से भी अधिक अधिवेशन इसमें हो चुके हैं। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न पर आ जाएं और अगला प्रश्न है कि मृणालिनी साराभाई निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ने पूछा गया। भरतनाट्यम और कथक, कथक और कथकली, भरतनाट्यम और कथकली, कथक और ओडिसी। सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर आप लोग सभी कमेंट करिएगा इसका कि मृणालिनी साराभाई निम्न में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं। मृणालिनी साराभाई की बात करें तो प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की पत्नी, भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना जो कि विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। 1965 में इनको पद्मश्री मिला प्यारे अभ्यर्थियों, और पद्म भूषण भी मिला इन्हें 1992 में। इनको पद्म विभूषण नहीं दिया गया है, हमेशा याद रखिएगा। पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण नहीं मिला है मृणालिनी साराभाई को। और बात करें कि ये किस नृत्य से संबंधित हैं तो सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों आपका भरतनाट्यम और कथकली। भरतनाट्यम और कथकली यानी सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। इसके लिए जानी जाती हैं आपकी मृणालिनी साराभाई जो कि अपने भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। क्लियर है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है पूछ रहा है? जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर वित्तीय आपातकाल से संबंधित है? क्या होगा इसका सही आंसर? और यहाँ पे बात करें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संबंधित है आपका संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। यहाँ पे बात करें अगर संवैधानिक उपचारों के अधिकार को तो प्यारे अभ्यर्थियों यह एक ऐसा मतलब कि अधिकार है कि यह किसी नागरिक को किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार प्रदान करता है। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो इसे संवैधानिक उपचार के अधिकार के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ बात करें तो याचिकाओं के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का भी अधिकार दिया गया है प्रत्येक नागरिक को। यदि किसी नागरिक को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो वह अधीनस्थ न्यायालयों में न जाकर के वो सीधे सुप्रीम कोर्ट यानी कि महिम जो हैं हमारे चीफ जस्टिस महोदय आपके उच्चतम न्यायालय के, तो उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है कोई भी नागरिक। ये अधिकार प्रदान होता है हर एक प्रत्येक भारतीय नागरिक को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत। क्लियर हो गया? अगले प्रश्न पर आ जाएं और अगला प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों आपके सामने कि अगस्त 2023 में यूपी कैबिनेट ने कितने अटल आवासीय विद्यालयों को मंजूरी दी है? अटल आवासीय विद्यालयों को मंजूरी दी गई अगस्त 2023 में। और यहाँ पे बात करें तो सही उत्तर है आपका प्यारे अभ्यर्थियों 18 अटल आवासीय विद्यालयों को मतलब मंजूरी प्रदान की गई 2023 में यूपी कैबिनेट द्वारा। बात करें तो यूपी कैबिनेट ने 1200 करोड़ रुपए की लागत से केंद्र संचालित नवोदय विद्यालयों की थीम पर, जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय आपने सुना होगा, तो जवाहर नवोदय विद्यालय की थीम पर 18 मतलब कि अटल आवासीय विद्यालयों को विकसित करने की मंजूरी दी है। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो इन विद्यालयों की अगर क्षमताओं की बात करें तो प्रत्येक विद्यालय में 1000 छात्र अध्ययनरत होगा। इनमें से बात करें तो 500 लड़के होंगे, 500 लड़कियां होंगी, लगभग बराबर का मामला होगा। और यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए 9000 रुपये पूरे प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक छात्र को दिया जाएगा भारत सरकार की तरफ से। क्लियर है? अगले प्रश्न पर आ जाएं और अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है? लोअर 2019 में पूछा गया। भगत सिंह, चित्तू पांडे, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर मंगल पांडे, किसे मतलब कि शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है? लोअर 2019 में पूछा गया। यूपी स्पेशल का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शेर ए बलिया के नाम से किसे जाना जाता है? और सही उत्तर है आपका चित्तू पांडे। चित्तू पांडे को शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बात करें तो चित्तू पांडे भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से एक हैं। उन्होंने वर्ष 1942 में बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत अच्छा अपना सक्रिय योगदान दिया था और उनके इस महत्वपूर्ण भूमिका और दिए गए एक अतुलनीय बलिदान के लिए उन्हें शेर ए बलिया की उपाधि से सम्मानित किया गया। चित्तू पांडे फ्रॉम बलिया। क्लियर है? अगले प्रश्न पर आ जाएं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत कौन से हैं? दारुण, अवधि, ब्रज, कृष्णा, भक्ति, शायरा।
द्रुपद ब्रज कृष्णा बिरहा चैती ढोला। ये है आपका ROARO 2016 में पूछा गया प्रश्न कि निम्न में से उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक गीत कौन से हैं। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपका सही होता है कि बिरहा चैती ढोला। बिरहा चैती ढोला आपके उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं। यहाँ पे बात करें तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीतों को अगर हम एक क्षेत्र वाइज अगर समझने का प्रयास करें तो हम पाते हैं कि जो बिरहा और जो चैती है ये पूर्वांचल क्षेत्र के लोकगीत हैं। ढोला आपके आगरा का प्रसिद्ध मतलब आगरा क्षेत्र का है। तो वहीं आपका झूमर एक नृत्य है, तो झूमर जो है ये आपका पूर्वांचल का है। बात करें झूला, लांगुरिया, होरी, फाग, ये आपके ब्रज क्षेत्र से संबंधित प्रमुख लोकगीत हैं। वहीं बात करें नकटा और संस्कार गीत, नकटा और संस्कार गीत आपके अवध क्षेत्र से संबंधित हैं। तो वहीं आल्हा और सैरा आपके बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए प्रमुख लोकगीतों की श्रेणी में माने गए। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न पर आ जाए। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में निर्माण पोर्टल जारी किया? जी किशन रेड्डी, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया या फिर चिराग पासवान। निर्माण पोर्टल प्यारे अभ्यर्थियों एक जारी किया गया है हाल ही में भारत सरकार द्वारा, और एक केंद्रीय मंत्री हैं आपके जिनका नाम है जी किशन रेड्डी। ये आपके कोल माइंस मिनिस्ट्री है इनके पास में, यानी कि कोयला और खान मंत्रालय है इनके पास में, और इन्होंने एक निर्माण पोर्टल जारी किया है। और जो निर्माण पोर्टल जारी किया प्यारे अभ्यर्थियों, तो उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा क्रॉस कर ली, यानी कि प्रीलिम्स क्रैक कर लिया, और आगे वो मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए क्या है कि एक निर्माण पोर्टल जारी कर दिया गया। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने प्रीलिम्स यानी प्रीलिम्स से क्रैक कर लिया और मेंस के लिए मतलब कि तैयार हो रहे हैं, तो यह यूपीएससी उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए का सहायता प्रदान करेगा आपका निर्माण पोर्टल। ठीक है, और ऐसे व्यक्ति ऐसे मतलब अभ्यर्थियों को या ऐसे एस्पिरेंट्स को मतलब 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान करेगा जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है, और वो SC हो, ST हो, महिला हो या फिर ट्रांसजेंडर हो। इनको जनरल और OBC को छोड़ करके, ठीक है, इनको क्या किया गया, SC ST वोमेन और ट्रांसजेंडर को यहाँ पे सिविल सेवा में तैयारी कर रहे हैं मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को, उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए देने का प्रस्ताव किया गया, प्रावधान किया गया इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त सैन्याभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू किया है? थाईलैंड, बहरीन, वियतनाम या फिर मंगोलिया। और यहाँ पे सही उत्तर है आपका मंगोलिया। मंगोलिया आपका बिल्कुल सही आंसर है। बात करें यहाँ पे प्यारे अभ्यर्थियों, तो भारत ने क्या किया है कि भारत ने हाल ही में मंगोलिया के साथ मिलकर के एक नोमैडिक एलिफेंट नामक एक संयुक्त सैन्याभ्यास शुरू किया है। बात करें तो यह 16वें संस्करण की शुरुआत इस नोमैडिक एलिफेंट के 16वें संस्करण की शुरुआत 3 जुलाई से उमरोई यानी कि मेघालय में शुरू हुई है। इस सैन्याभ्यास के उद्देश्य की बात करें तो दोनों देशों के बीच सैन्य संचालन को आगे बढ़ाना है। इस अभ्यास के समापन की बात करें तो जो कि 3 जुलाई से शुरू किया गया था, इसका समापन आपका 16 जुलाई को किया जाएगा। ठीक है, 16 जुलाई को इसका समापन किया जाएगा। अब बात करते हैं आज के सवाल कार्यक्रम की। तो आज का सवाल है आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा। आज का प्रश्न है कि फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2023, फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2023 में किस वेब सीरीज को सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2023 में किस वेब सीरीज को सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है आपके सामने, द ग्रेट वेडिंग्स ऑफ मुनीस, द ग्रेट वेडिंग्स ऑफ मुनीस। दूसरा ऑप्शन है आपका TVF पिक्चर्स सीजन 2, TVF पिक्चर्स सीजन 2। तीसरा ऑप्शन है TVF ट्रिपलिंग, TVF ट्रिपलिंग। और चौथा ऑप्शन है आपके सामने इसको, चौथा ऑप्शन है आपके सामने इसको। और प्यारे अभ्यर्थियों, इसका सही उत्तर आप हम तक जरूर पहुंचाएं कमेंट के माध्यम से। मिलते हैं आपसे कल बिल्कुल इसी समय और बिल्कुल इसी क्लास को लेकर के। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आराम से पढ़ाई करते रहिए, इसका नोट्स बनाते रहिए, लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। और है ठीक है, तो शुभ रात्रि, धन्यवाद, जय हिंद।